हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल जी सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं इतिहास में आधुनिक भारत। इसमें क्योंकि एक ऐसा ये पॉइंट है, एक ऐसा ये टॉपिक है जिस टॉपिक से मतलब आधुनिक भारत के पार्ट से, आधुनिक भारत के भाग से बहुत ही अच्छी मात्रा में किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। पहले भी पूछे जा रहे थे और आज पूछे जाते हैं। तो इनमें एक टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये है चूँकि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा एक मिनट देखिए, एक मिनट। जैसे ये जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, क्या ये आगमन एशियाई क्षेत्र में पहली बार था या इसके पहले भी आगमन भारत में हो चुका था? तो हम इस बात पर आपको बात बता दें कि ये जो आगमन हम लोग पढ़ेंगे, ये सब जितने हम आगमन पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये सब आगमन हम एशियाई क्षेत्र में कब पढ़ेंगे? क्या बोलते हैं, ये मतलब समुद्री मार्गों के द्वारा, जल मार्ग द्वारा, खास करके अटलांटिक महासागर हो करके ये आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है भारत में या एशियाई क्षेत्रों में कोई पहली बार मतलब इस बार हुआ है, ये जो आगमन दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि यूरोपीय जो कंपनियां हैं या जो यूरोप के जितने सारे देश हैं उसके अगल बगल में, इन सारे देशों का जो आगमन है इस भारत ही नहीं अपितु यहाँ तक ही लगभग अधिकांशतः एशियाई क्षेत्रों में इनका आगमन हो चुका था। किस लिए हुआ था? व्यापार करने के लिए। ये चूंकि व्यापार करने के लिए ही उद्देश्य से आते हैं और ये व्यापार चूंकि पहले भी हो रहा था, काफ़ी पुराने समय से इनका व्यापार एशियाई क्षेत्रों में हो रहा था। अब बात करें कि आखिर ये व्यापार क्यों? क्योंकि व्यापार इसलिए कि ये जो जितने भी देश पड़ते हैं, जो क्षेत्र पड़ते हैं, ये सब चूँकि ठंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ठंडी क्षेत्रों में पूर्ति के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ये लोग व्यापार करते थे। जितने भी मसाले होते हैं, चाहे सूती वस्त्र होते हैं या किसी भी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ से एशियाई क्षेत्रों से ही प्राप्त होती थी। तो ये सिलसिला काफ़ी पुरान से चल रहा था। ये करीब यूनानियों के समय से ये लोग व्यापार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात ये जानते हैं कि इसके पहले की जो स्थिति है वो स्थिति क्या थी। इस आगमन से जो पहले आगमन हुआ था हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर देखते हैं कि उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिस कहानी के बाद, उस आगमन के बाद फिर इस आगमन में एंट्री करना पड़ा। आखिर क्यों जो पहले आगमन हो ही चुका था तो इतना जोखिम भरा हुआ समुद्री मार्गों से, अटलांटिक महासागर से, जिसमें मौत का सागर है, उस सागर में, तो उस सागर में होते हुए ये कंपनियां आखिर एशियाई क्षेत्र में क्यों आती है? जब आ ही गई थी तो उसी माध्यम से अपना करती। लेकिन इसमें एक बात पड़ती है, बहुत ही एक अच्छा कहानी है इसमें। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक रफ माध्यम के द्वारा एक हम डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ये कंपनियां भारत में पहले कैसे आई थी और किस कारण से ये कंपनियां इस रास्ते को छोड़ करके फिर इस रास्ते से मतलब समुद्री मार्गों से अटलांटिक महासागर से होकर के एशियाई क्षेत्र में प्रवेश करी। आइए देखते हैं। हम ये मान लेते हैं एक छोटा सा इधर है, ये हमारा ये उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पर सटले ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पर हम यूरोप मान लेते हैं, ऐसे लगभग यूरोप मान लिए, और इसके नीचे ही हम ऐसे करके लगभग ये अफ्रीका मान लिए, ये हो गया। और यहाँ पर लगभग हो गया हमारा ये हमारा एशियाई क्षेत्र लगभग ये हो गया। तो मेन तो बात हम यही पढ़ेंगे, ये हमारा भारत है लगभग। मेन तो कहानी इसको यहाँ पढ़ना है क्योंकि हम लोग को सारे तो जगह से मतलब नहीं है। ये इस एशियाई क्षेत्रों में खास करके जो भारत का आगमन होता है भारत में, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये है यूरोप, ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया नॉर्थ, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब देखिए बात क्या पड़ती है। ये चूंकि क्या होता है कि यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों में, यूरोप के पूर्वी भाग में एक रोमन साम्राज्य था, रोम साम्राज्य। वो दो भाग में बटा हुआ था। एक पूर्वी रोम साम्राज्य, इसी के क्षेत्र में यहाँ पड़ा हुआ था लगभग, ये है यूरोप।
एक पूर्वी हो गया, एक पश्चिमी हो गया। तो चूंकि जो पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग था, तो पूर्वी क्षेत्रों में जो यूरोप के जो पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि एक कुस्तुनतुनिया नामक एक स्थान है। इस कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पे तुर्कों लोगों ने, अरबों लोगों ने, जो अरवासी लोग थे, उस अरवासी लोगों ने इस वाला स्थान पे क्या किया, कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पे क्या करता है, कुस्तुनतुनिया, इस पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब चूंकि इसी रास्ते से ये लोग व्यापार करते, जितने यूरोपीय कंट्रियाँ थी, जितने भी देश थे, ये सारे के सारे देश ये चूंकि स्थल मार्ग था, ये स्थल मार्ग से पूरे के पूरे यूरोपीय जो कंट्री थे व्यापार करते थे। व्यापारी चूंकि अरबवासी भी थे तुर्की लोग, और उसमें इस रास्ते से होकर के यूरोप वाले जो कंट्री है, वे कंट्रियाँ भी इस रास्ते से होकर के व्यापार करती थी एशियाई क्षेत्रों में। और यहाँ तक ही नहीं, ये तो व्यापार था ही, और प्लस में एक और दो रास्ते थे यहाँ पर। इसी के सटले एक लाल सागर है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ लाल सागर। यहाँ के माध्यम से ये मान लेते हैं लाल सागर, ये रफ काम के लिए, पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं लाल सागर है। और इसी के माध्यम से एक और है, ये फारसी खाड़ी है। ये लाल सागर हो गया, ये हो गया फारसी खाड़ी। तो चूंकि इस स्थान पे जो वायनिश लोग थे, वायनिश लोग, तो वायनिश लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया, जो इटली का अंतर्गत था। तो इटली वालों ने इस पर अधिकार कर लिया, और इस पर कौन कर दिया, इसमें अरबवासियों ने अधिकार कर लिया। ये पूरा हिंद महासागर, सॉरी हिंद है ना, ये वाला जो है, जो सागर है हिंद महासागर, इस पार्टी वाला जो खाड़ी है, इस खाड़ी वाले क्षेत्रों में जितने सारे क्षेत्र हैं, इस सब पर कौन, अरबवासियों ने अपना पूरा अधिकार जमा दिया था। हालांकि पहले व्यापार चलता था, यूरोपवासी इन तीनों माध्यम से व्यापार करते थे, लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मोड़ आता है कब, 1453 में। 1453 में क्या होता है कि जब कुस्तुनतुनिया का स्थान पे जब तुर्कों ने, जो अरबवासियों ने अधिकार कर लेता है, तो खास करके यूरोप क्षेत्रों में स्पेन और पुर्तगालियों के लिए तो रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये रास्ता बंद कर ही दिया। और यहाँ पर जो फारसी खाड़ी है, इस फारस वाले स्थान पे अरबों ने अधिकार कर लिया था। भाई इसका क्षेत्र है तो किसी का थोड़ी चलेगा, जिसका अपना रहेगा, अपना क्या बोलते हैं, उसका माहौल रहेगा, उसका बोलबाला रहता है। तो यहाँ पर इन लोगों का बोलबाला है, क्योंकि इन लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर इटली वालों ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया, वेनिस जो लोग थे। तो वेनिसों का अधिकार यहाँ पर लाल सागर में हो जाता है, और अरबों का अधिकार इस स्थान पर हो जाता है फारसी खाड़ी में, और यहाँ पर कुस्तुनतुनिया वाला स्थान पे इन्होंने अधिकार कर ही लेता है। अब तो कोई रास्ता बचा है नहीं। अब चूंकि ये लोग एशियाई क्षेत्रों से इतना व्यापार कर चुके थे कि इन लोगों को लाभ का फायदा हो चुका था, और यदि व्यापार नहीं करेंगे तो इन्हें बहुत सारा लॉस करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय उस क्षेत्रों में, यूरोपीय क्षेत्रों में काफ़ी पूर्ण रूप से व्यापारिक जो कंपनियां थी, व्यापारिक जो बातें थी, जो मतलब व्यापार करने के लिए, जो उद्योग धंधे करने के लिए जो फैक्ट्रियाँ थी, या जो भी चीज़ होता है करने के लिए, वो सब बनकर तैयार हो गया था। केवल कच्चे माल की प्राप्ति करना था। तो कच्चे माल की प्राप्ति ये सब एशियाई क्षेत्रों से ही प्राप्त हो सकता था। आखिर ये करे तो कैसे, ये रास्ता बन हो गया, ये रास्ता बन गया। तो एक ऐसी बात आती है, क्योंकि उसमें जो यूरोपीय क्षेत्र था, क्योंकि पुनर्जागरण में आ गया था, काफ़ी वे डेवलप हो चुके थे, सोच विचार हर एक चीज़ में, औजार, यस्त्र शस्त्र, चाहे कोई यंत्र हो, हर एक चीज़ में ये लोग काफ़ी आगे हो चुके थे। उनकी सोच काफ़ी बढ़ चुकी थी। जो यूरोप की कंपनियां थी, जो यूरोप के देश थे, उनके अंदर ये बातें भावनाएं आ गई थी। लेकिन इन सब क्षेत्रों में, जो एशियाई क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों में ऐसा कोई बात नहीं था। हमारे यहाँ करीब मध्यकालीन भारत चल रहा था, कुछ खास विकसित नहीं था। और इसके अंदर सेना से लेकर के हर एक चीज़ में ये लोग काफ़ी आगे हो चुके थे। गोला बारूद से लेकर के कोई यंत्र का आविष्कार करना, क्योंकि जब यंत्र का आविष्कार होगा नहीं तो आखिर ये लोग अटलांटिक महासागर से हो करके ये भारत में आते कैसे? क्या कि कोई अटलांटिक महासागर कोई छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है कि नदी का नाला है, आराम से मशीन चालू की फटाफट आप पहुँच गए क्या 10 मिनट में। ये काफ़ी लंबा दूरी तय करके आने वाला समय था। करीब 3 से 4 माह समय लगता था आने में। इस क्षेत्रों से, यूरोपीय क्षेत्रों से जब जहाज़ चलती थी तो यहाँ पर आने में करीब 3 से 4 माह का समय लग जाता था, ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं थी।
तो हम कहाँ थे, हम ये थे कि इन जो क्षेत्रों में अधिकार कर लेता है तो आखिर भाई अभी क्या बोलते हैं, जो अफ्रीका यूरोप बोलते हैं, सॉरी, जो यूरोप के जो देश हैं, आखिर उनका व्यापार कैसे करेंगे। और वहाँ की सरकारें अब थोड़ा अपना सोचती है, विचारती है कि आखिर अब हमें किसी न किसी माध्यम से हमें इस एशियाई क्षेत्र में पहुँचना होगा, भारत हो या कोई और क्षेत्र हो, हर हाल में पहुँचना होगा। और मात्र एक रास्ता बचा था, जल मार्ग, वो भी अटलांटिक महासागर से होकर के। यही एक रास्ता था जो कि एशियाई क्षेत्र में पहुंचा सकता था, और कोई दूसरा माध्यम था ही नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं, और ऑप्शन था भी नहीं, और इनके पास वो चीज़ व्यवस्थाएं हो ही गई थी ताकि वे लोग अपने माध्यम से ये लोग अपना चल सकते हैं। तो वहाँ की सरकारें उसमें क्या आज भी सब सरकारें अच्छी हैं, कोई भी काम करती है तो उस काम को बहुत मन से करती है, शिद्दत से करती है, जीव जान से करती है कि हाँ ये काम हो रहा है तो काम 100% होना चाहिए। तो ये सब सरकारें बहुत ही काफ़ी आगे है, इसलिए डेवलप है। तो यहाँ से क्या होती है कि यहाँ की सरकारें जो यूरोपीय कंट्रियाँ हैं, अपने अपने देशों में ऐसा कोई व्यक्ति को खोजती है जो नाव पर जा सके, और पूरा खर्चा ये सरकारें देंगी, हर एक व्यवस्था देंगी, सरकार के द्वारा माध्यम से मिलेगा, और ये नाविक जो होता है वो जाएगा। तो अब शुरुआत होती है नाविक की खोज पर कि सरकार के द्वारा माध्यम से, सरकार के अपना सहयोग से कोई ऐसा व्यक्ति खोजा गया, वो व्यक्ति मिलता है, और तब जाकर के यहाँ से समुद्री मार्ग द्वारा अब हम इस एशियाई क्षेत्रों की खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम बात करें 1400 कब आता है, जब 53 में जब बंद हो जाता है, जब 1453 में जब ये बंद हो जाता है कुस्तुनतिनिया वाला स्थान पे, तो एक व्यक्ति आता है 1487 ईस्वी में, 1487 में आता है एक व्यक्ति, 1487 में। उसका क्या नाम है, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा ना, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। चूंकि ये व्यक्ति तैयार हुआ जाने के लिए, तो इन व्यक्ति को, इस नाविक को पूर्ण सहयोग दिया गया सरकार के माध्यम से, और इसके साथ में और भी नाव आई थी, क्योंकि अकेले तक कोई बस की बात नहीं है, तो इसके साथ में और भी इनके मित्र जो भी होंगे साथ में थे, और भी नाव उसके साथ होंगी थी। तो ये लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ इस क्षेत्रों से। तो यहाँ से जब चलते हैं यूरोप से, तो यहाँ पर आते आते देखिए, यहाँ से ये लोग जब आते हैं आराम से इसके पास में आते हैं, और आते आते चूंकि ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका वाले इस स्थान पे आकर आते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं। यहीं पर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद से शायद इसको आगे की कोई प्रक्रिया ज्ञात नहीं था, और ऐसा भी बात है कि इन लोगों में शायद कोई क्या बोलते हैं, तनाव हो गया था, किसी बात को लेकर झंझट हो गया था, तो उस परिस्थिति से भी ये लोग इस स्थान से आगे नहीं जा पाए, और फिर ये व्यक्ति यहीं से आकर के फिर ये वापस दोबारा यूरोप में चले जाते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज कब, 1487 में, 1487 में ये फिर अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर आता है, और फिर ये वापस चल जाता है यूरोप में। फिर क्या होता है कि 1492 में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति है, तो कोलंबस यहाँ से फिर निकलता है, और फिर यूरोप से निकलता है, और फिर ये कोलंबस से निकलता है किसी खोज में, एशियाई क्षेत्रों के खोज में। लेकिन ये मेरे मित्र खोजते खोजते कहाँ चल जाता है, ये उत्तरी अमेरिका के इस पूर्वी वाले छोर पर चल जाता है। जब यहाँ पर चल जाता है तो ये समझता है कि ये तो आ गया, भारत मिल गया ना, जो इसको खोज रहे थे मिल गया, पूरा पूरा व्यवस्था हो गया। तो पता चलता है इस बात में कि ये भारत नहीं है, ये तो उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, माने उसमें अमेरिका था, तो बाद में नाम दिया गया उत्तरी दक्षिणी। तो ये चूंकि जो कोलंबस निकला 1492 में, ये पहुंच गया अमेरिका में, इस पूर्वी वाले तट पर, इस स्थान पे। इसलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका को रेड इंडिया के नाम से जानते हैं, इस वाला स्थान को रेड इंडियन, क्योंकि ये इंडिया को खोजने जा रहा था, क्योंकि नहीं मिला, तो इसलिए इसी के नाम पर ये इसको नाम दे दिया रेड इंडियन। हालांकि विस्तार से हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसके बाद इस पर भी आना है। तो अब सुनिए, शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, अब यहाँ से ये इसके बाद आता है 1498 में। 1498 में 1498 में कौन आता है,
वास्को डी गामा। अब चूंकि ये जो यहाँ पर आ गया था बार्थोलोम्यू डियाज, और चूंकि यहाँ पर आया होगा तो पूर्ण रूप से इसको ये जानकारी होगा कि वहाँ की कल्चर क्या है, रहन सहन क्या है, वेशभूषा क्या है, कितने व्यक्ति लंबा थे छोटा थे, क्योंकि ये लोग पहले भी भारत में आ चुके थे। हर एक बात की इन्हें जानकारी थी कि भारत में कैसे लोग रहते हैं, किस वेशभूषा में रहते हैं, उनकी कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। तो ये सब बातें ये बार्थोलोम्यू डियाज से जरूर पूछा होगा। उसको आना है तो कोई भी भाई अगर घूम गया तो पूछेगा कि हाँ वहाँ क्या क्या बात था, थोड़ा बोलो ना, मुझे भी जाना है। तो चूंकि ये जब घूम के गया है तो बार्थोलोम्यू डियाज से वास्को डी गामा कुछ जानकारी जरूर एकत्रित की होगी, और तब फिर वहाँ से चलता है 1498 में ये यहीं से फिर चलता है यूरोप से वास्को डी गामा चलता है, और फिर यहीं पर आकर के फिर यहाँ पर आता है। और चूँकि इस स्थान को जहाँ पर आकर के बार्थोलोम्यू डियाज जो रुका था, इसी को नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। इसी का नाम दिया गया था केप ऑफ गुड होप, इसी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो फिर इसी स्थान से होकर के वास्को डी गामा जाता है। यहाँ पर मेडागास्कर है, ये सब मोजाम्बिक है, तो इसी के बीच रास्तों से होकर के गुजरता है वास्को डी गामा। और केरल के मलबार तट पर जो पश्चिमी घाट है, जो इंडिया का जो पश्चिमी घाट है, वो मलबार तट पर पहुंचता है। यहाँ एक राजा होता है जमोरिन, यहाँ एक राजा है जमोरिन। उसके स्थान पर उसे सूचना मिलती है कि मतलब यूरोप से भाई कोई व्यक्ति आया है, कोई अतिथि आए हैं, तो उनके सत्कार में खूब आराम से मन से अपना काम करता है, आता है, इन व्यक्ति का अपना स्वागत करता है खूब बढ़िया से अपना। अब स्वागत करता है, मन से करे चाहे दुख से करे, भाई स्वागत तो करना है। कोई बाहरी आदमी आ रहा है अतिथि के रूप में, आप सुखी हो चाहे दुखी हो, आपको स्वागत तो करना है। लेकिन ये शायद दुखी भी था और सुखी भी था। इसलिए दुखी था कि ये यूरोप का आदमी है, तो पता ना आगे चल कुछ कर सकता है, व्यापार तो कर रहा है, हो सकता है बाद में कुछ और इसके मनसाएं हो जाए, हमारा राज्य हड़प सकता है, एक से एक बातें होंगी, इसलिए दुखी था। और सुखी इसलिए था कि अरबवासी इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से उसे क्या कर रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। जो तुर्की लोग थे, इन क्षेत्रों में व्यापार तो पूरा उन्हीं का अधिकार था। इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तुर्की लोगों का अधिकार था, अरबवासियों का अधिकार था व्यापार में। और ये चूंकि इसी स्थान पे ये था, जमोरिन था, एक राजा था बेचारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस बात से खुश होता है कि चलो ये इसके आने से कम से कम इन लोगों का तो भाव कम हो जाएगा, कम से कम इन लोग की जो इतना लोग क्या बोलते हैं बड़ा है बोलबाला, तो कम से कम उसमें तो कुछ कमी आएगी। तो इस बात से ये खुशी होता है। हालांकि एक नॉर्मल आराम से बढ़िया से अपन खुशी पूर्वक उसको सम्मान करता है, आता है, बुलाता है। फिर वास्को डी गामा कुछ दिन तक रहता है, फिर वहाँ से उसका सेवा भाव सत्कार होता है, मस्त आदमी खाता है, पीता है, आराम से एंजॉय करता है। इसके बाद कुछ दिन रहने के बाद फिर वहाँ से ये अपना व्यापारी करता है, सामान खरीदता है, माल खरीदता है। माल खरीदने के बाद क्या करता है, फिर वहाँ से जब जाता है यहाँ से सामान ले करके, कौन, वास्को डी गामा, तो यहाँ पर फिर इसी रास्ते से होकर के जाता है अपना कहाँ पर, यूरोप में। जब यूरोप में पहुँचता है तो जितना सारा सामान उसने आने में खर्च लगा था, हर एक चीज़ लगा होगा, खाने पीने आने सब खर्चा, तो सारे खर्चों को काट कर बात करें तो ये लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त किया था। सारे सामान को बेचने के बाद, आने जाने खर्चा काटने के बाद, खाना पीना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद करीब 60 गुना लाभ इसे प्राप्त हुआ था। तब से ये कंपनी अब धीरे धीरे अपना अब आने का प्रक्रम शुरू करती है। जब ये पता चलता है कि हाँ ये इतना लाभ हो रहा है, तो फिर ये कंपनियां जो है और भी यूरोपीय कंपनियां जब देखती है कि ना भाई तो बड़ा बढ़िया कमा रहा है, लेकिन लगभग 100 साल के करीब में ये पुर्तगाली जो लोग हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, अपना अकेले राज्य करता है और इन सबको एकदम क्या व्यवस्था करता है, सबको मार के खदेड़ देता है, सबको हटा देता है। जितने लोग अरबासी लोग हैं इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाए हुए हैं, सबको हटा देता है, अपना अधिकार जमा लेता है। ये पुर्तगाली लोग वैसे थे ही भाई, ये सब काफ़ी आगे थे, हर एक चीज़ में आगे थे, गोला बारूद यंत्र मंत्र सब कुछ था इनके पास। तो यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करता है। फिर जब 100 साल आराम शासन जब करता है लगभग, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर अपना फ्रांसीसी चाहे डेनिश सब आते हैं, तो अपना इसमें प्रक्रिया चलता रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जाने कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर किस कारण से ये कंपनियां ये समुद्री मार्गों से आई।
ये बात हम जान गए। इसलिए आई कि ये कंपनियों का इन कंपनियों का जो अस्थल मार्ग था या हवाई जो मार्गवा था, ये समुद्री से हल्का सा लाल सागर और ये वाला जो फारस खाड़ी है, ये सब रास्ता बंद हो चुका था। तो बंद होने के कारण इन व्यक्तियों को इस रास्ते से आने का कारण बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मतलब समुद्री मार्गों से अर्थात अटलांटिक महासागर से। अब मेरे मित्र, हम शुरुआत करते हैं कि इनका डेट, कौन सी कंपनी कब आती है, किस समय आती है, ये कंपनी का क्रम है। ये कंपनी मतलब कि कुछ लोग मिल करके पहले आते हैं, देखते हैं कि हाँ चलो थोड़ा देखल जाए क्या हाल चला, तो घूमने फिरने आते हैं। कुछ लोग, 5 लोग चाहे 10 लोग चाहे 1 लोग आते हैं, पहले घूमते फिरते हैं, हाँ बड़ा बढ़िया है, यहाँ ये सामान है, यहाँ वो सामान है, तो ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि लोग पहले घूमने आए, फिर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कंपनी का स्थापना होता है। अभी व्यापार करने आते हैं, थोड़ी आराम से मस्ती करने गए हैं, व्यापार के माध्यम से आए थे, तो व्यापार करने के लिए कंपनी बनती है। तो कंपनी के स्थापना का क्रम होता है। हाँ, कंपनी इसका यहाँ बन गया, इसका कंपनी यहाँ बन गया। वही कंपनी जो हमारे यहाँ बिहार को छोड़ करके हर एक स्थान पे है जहाँ लोग कमाते हैं, उसी प्रकार की कंपनियाँ यहाँ पर होती है, खुलती है। प्रत्येक लोग अपना कंपनियाँ खोलते हैं व्यापार करने के लिए। और जब कंपनी खुलती है तो कंपनी में जितना सारा सामान बनता है, तो उन सारे सामान को रखने के लिए जो माल तैयार हो गया है, उस माल को, उस बने हुए माल को रखने के लिए एक माल गोदाम बनता है। उसी माल गोदाम को एक कोठी नाम दिया जाता है, व्यापारी कोठी। तो उस माल गोदाम में, उस कंपनी में जो माल तैयार हो गया, उसको रखने के लिए हम व्यापारी कोठी का स्थापना लोग करता है, और ये कंपनी का स्थापना हो गया। बात हम जान गए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अब कौन सा जो देश है कब कब आता है, चाहिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो कंपनियां है, मेन बात जान गए। ये जो कंपनियां है, इसको आने का कारण क्या था, समुद्री मार्गों से, अटलांटिक महासागर से। अब पढ़ते हैं कि ये जो कंपनियां हैं भारत में कब कब आती है। तो सबसे पहले आती है पुर्तगाली आती है, पुर्तगाल लोग आते हैं। उसके बाद डच आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, डेनिश, फ्रांसीसी, और तब लास्ट में स्वीडिश आते हैं। तो हम बात करें पुर्तगाली की, जो पुर्तगाल लोग होते हैं, तो वे लोग 1498 में आते हैं। 1498 जो वास्को डी गामा था वो आता है 1498 में। फिर जो डच है, डच लोग, तो डच लोग आते हैं 1595 में या 96 में। ये डेट है। इसको मेरे मित्र, इसको बात को थोड़ा ध्यान से रख करके, इसे आपको समझ करके माइंड में सेट करके आपको करना होगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दिया जाए कि डच लोग आते हैं 1595 में या 96 में। इसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, उस कुछ 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद करीब में आते हैं अंग्रेज लोग, 1600 में आते हैं। इसके बाद ये डेनिश है, तो डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में, डेनिश 1616। फिर फ्रांस है 1664। कब आते हैं फ्रांस, 1664 में। और यह स्वीडिश जो 1731 में आती है। ये है कंपनी के आगमन का क्रम, मतलब ये कंपनी जो आती है पारी पारी से, ये क्रम है। और इन कंपनी के आने का बाद क्या है कि कंपनी का स्थापना कब कब होता है, हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं कि यह कंपनी आ गई। अब कंपनी व्यापार करने के लिए कोई कंपनी का स्थापना होना चाहिए, तभी तो मतलब व्यापार होगा। तो यहाँ पर वो लोग कंपनियाँ अपना बनाते हैं। तो ये कंपनियाँ कहाँ बनाते हैं, सबसे जाहिर सी बात है, कंपनियाँ कोई बनाएगा तो चूंकि ये लोग समुद्री मार्ग से आए हैं, तो समुद्री मार्ग पर ही ना होगा। तो अब एक मिनट, अब देखते हैं थोड़ा सा। तो पुर्तगाली जिस साल आते हैं, उसी साल क्या करते हैं, अपनी कंपनी का स्थापना कर लेते हैं। इसके बाद अंग्रेज आते हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज जो करते हैं अपनी कंपनी की स्थापना 1600 में करते हैं। चूंकि डच आते हैं पहले, लेकिन कंपनी की स्थापना अंग्रेज लोग पहले करते हैं। फिर काफ़ी क्या कहते हैं, अग्रसर थे, काफ़ी अपना बनाए हुए थे व्यवस्था। भाई जाओ, देरी मत करो, दम तड़तोड़ लग जाओ, व्यापार मुख्य उद्देश्य था, आगे व्यापार करो। ये तो थोड़ा आराम कर रहे थे, आराम से घूम फिर कर रहे थे, थोड़ा शूटिंग वूटिंग कर रहे थे, सब फोटो खींच रहे होंगे, ये बात करते होंगे बेचारे, थोड़ा पछुआ गए। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर काफ़ी अपना काम कर गए। तो वे आए डच पहले, लेकिन सबसे पहली कंपनी की स्थापना अंग्रेजों की होती है। डच की होती है 1602 में, आते हैं 1595 या 96 में, और होती है 1602 ईस्वी में। ध्यान दिया जाए। और डेनिश है, आता है 1616 में, और कंपनी की स्थापना होती है 1620 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना कब होती है, 1620 में। और देखिए ये फ्रांसीसी है,
तो फ्रांसीसी जिस साल में आते हैं उसी साल में कंपनी की स्थापना हो जाती है, 1664 में हो जाती है। और जिस साल में आते हैं स्वीडिश, उसी साल में होती है कंपनी की स्थापना 1731 में। दोनों सेम है, जिस साल आते हैं वे साल उसी साल में ये अपन कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। तो कौन कौन थोड़ा थी है, तो फ्रांसीसी सेम में है, डेनिश में थोड़ा सा अंतर है, 1600 में आते हैं और 20 में स्थापना कर लेते हैं। डच आते हैं 1595 में और 1602 में ये अपना कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। बस ये अंतर है, बाकी सब लगभग सेम ही है। देखिए यू सेम है, इहो सेम है, अभी थोड़ा सा अंतर है, आते हैं 95 में या 1602 में करते हैं। फ्रांसीसी भी सही है और स्वीडिश भी सही है। ये हो गया। अब हम बात करें कि जो भाई कंपनी बन गई, सब सामान बन रहा है, जितना सब माल बन रहा है, तो माल को कहाँ रखा जाएगा? उसको एक स्थान होता है, माल गोदाम होता है जिसका नाम है, उसी माल गोदाम को क्या बोलते हैं? व्यापारिक कोठी। अब वही कोठी बनना जरूरी है, तो कोठी बनना शुरू होता है। और देखिए पुर्तगाल लोग सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ बनाए थे? सॉरी, यही कोठी। पुर्तगाल लोग कहाँ बनाए थे? कोचीन में। पुर्तगाल लोग कोचीन में, और अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या बनाए थे? सूरत में। अंग्रेज और फ्रांसीसी सूरत में, और डच जो थे वो थे बनाए थे मसूलीपट्टम में। एक मिनट, तो पुर्तगाल कहाँ? कोचीन में। अंग्रेज कहाँ? सूरत। हाई क्या है? फ्रांसीसी कहाँ? सूरत। और डच कहाँ? मसूलीपट्टम। ये ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। और कब होता है फैक्ट्री की स्थापना, कोठी की स्थापना? देखिए ये होता है 1503 में। है देखिए यहाँ पर पुर्तगाल आते हैं 98 में, और देखिए 1503 में अपना कोठी क्या बोलते हैं, कोठी की स्थापना कर लेते हैं। आई है 1600 में, आते हैं 1600 में। इसको जो इस कोठी बनती है 1608 में, इनकी ये कोठी बन जाती है। ठीक है। आई है कौन? डच की है 1602 में। इसके 3 साल बाद मैंने 5 में इनकी कोठी बन जाती है। 5 में कोठी बन जाती है, व्यापारिक कोठी। 2 में कंपनी की स्थापना होती है, 1602 में कंपनी की स्थापना होती है, और 1605 में इनकी व्यापारिक कोठी बन जाती है। इसके बाद फ्रांसीसी है, इनकी जो कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, और इनकी जो व्यापारिक कोठी होती है वो बनती है 1668 में। हम चूंकि यहाँ कम लिखे हैं इसलिए ये सब एग्जाम्स में जो पूछते हैं इन सबसे पूछते हैं। बाकी सबसे ये जैसे डेनिश हो गया और स्वीडिश हो गया, इन सबसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखने के बाद मतलब पता चला है, इसीलिए हम मुख्य जो व्यापारिक कोठी बनी है यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं। मैंने वहाँ से इसको डिस्कस करी है। अब आगे मेरे मित्र हम बारी बारी से पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में, कि इन लोगों का क्या किया, ऐसी कौन सी काम किया, कौन कौन से इन बातों को अपना लागू किए। मुख्य बातें हम सबसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।